नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में हम जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट स्टील से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं आज का सेशन। द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड फिलर जॉइस्ट, कंक्रीट जॉइस्ट, सिंपल जॉइस्ट, जॉइस्ट। फ्रेंड्स, जो जॉइस्ट होता है वो फ्लोर कंस्ट्रक्शन के लिए बीम को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है, जबकि जब आयरन या स्टील जॉइस्ट को लगभग 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखते हुए उसके बीच में जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी को फिल करते हैं तो उसे फिलर जॉइस्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The problem of lateral buckling can arise only in those steel beams which have moment of inertia about the bending axis larger than the other, moment of inertia about the bending axis smaller than the other, fully supported compression flange, none of these। फ्रेंड्स, जो लेटरल बकलिंग होती है वो हमेशा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के डायरेक्शन में होती है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। के इक्वल टू होता है √/I/A। यदि आई का मान कम होगा तो के का मान भी कम होगा, उस डायरेक्शन में बकलिंग अकर होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सेस स्मॉलर दैन द अदर, इस केस में लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के का मान मिनिमम प्राप्त होगा और उसी डायरेक्शन में लेटरल बकलिंग अकर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The gross section of the web of a beam is defined as depth of beam multiplied by its web thickness, width of flange multiplied by its web thickness, sum of the flange width and depth of beam multiplied by the web thickness, none of these। फ्रेंड्स, जो वेब का ग्रास सेक्शनल एरिया होता है वो वेब के डेप्थ डी इंटू वेब के थिकनेस, जिसको हम TW से डिनोट करते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, जो वेब की डेप्थ कंसीडर की जाती है, यदि वो रोल्ड स्टील सेक्शन है तो उस केस में जो टोटल बीम की डेप्थ होगी वो उसको हम डेप्थ ऑफ वेब कंसीडर करते हैं, जबकि जब बिल्टअप सेक्शन होता है उसमें जो वेब की डेप्थ होती है उसको हम फ्लेंज के इनर साइड से जो डेप्थ होगी वो उसको कंसीडर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू द कैलकुलेट एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ ए बिल्टअप बीम एन अलाउंस फॉर रिवेट होल टू बी एडेड 10%, 13%, 15%, 18%। फ्रेंड्स, जब हम कवर प्लेट का ग्रास एरिया कैलकुलेट करते हैं उस केस में रिवेट होल्स के लिए जो अलाउंस होता है वो 13% होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि फ्लेंज प्लेट के लिए ग्रास सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए रिवेट होल्स के लिए जो अलाउंस होता है वो 20% होता है। आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रोल्ड आई सेक्शन are most commonly used as beam because these provide larger moment of inertia with less cross sectional area, greater lateral stability। फ्रेंड्स, बीम के केस में जो मोस्ट कॉमनली यूज बीम सेक्शन होता है वो आई सेक्शन होता है। आई सेक्शन का एरिया जो होता है वो उसके एक्सिस से दूर कंसंट्रेटेड होता है, जिससे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान प्राप्त होगा है वो अधिक प्राप्त होता है, उससे लेटरल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। इन ए प्लेट गर्डर द वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डिप टू द थिकनेस ऑफ वेब एक्सीड। फ्रेंड्स, यदि D/TW का जो रेशियो है वो 85 से कम होता है तो उस केस में किसी भी स्टिफनर्स की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यदि
D/TW का जो रेशियो होता है वो 85 से अधिक हो जाता है तो उस केस में वर्टिकल स्टिफनेस प्राप्त किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यदि D/TW का जो रेशियो है वो 85 से अधिक हो और 200 से कम हो तो उस केस में वर्टिकल स्टिफनर्स, और यदि इसका मान 200 से अधिक है तो उस केस में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स, और यदि इसका मान 250 से भी अधिक है तो उस केस में न्यूट्रल एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और यदि जो D/TW का रेशियो होता है वो 400 से भी अधिक हो जाए तो हम उस सेक्शन को रीडिज़ाइन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बियरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर्स आर प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन इक्वल इंटरवल सपोर्ट्स न्यूट्रल एक्सिस। फ्रेंड्स, जो बियरिंग स्टिफनर्स होते हैं वो कंप्रेशन मेंबर की तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको एज अ कॉलम डिज़ाइन किया जाता है और हमेशा उनको सपोर्ट्स पर प्रोवाइड किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द आउटस्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर्स इन टर्म ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट शुड बी 60, 80, 10T, 12T। फ्रेंड्स, जो वेब स्टिफनर्स का आउटस्टैंड होता है वो 256/√FY या 12T, इनमें से जो भी मिनिमम होता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए बेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लेंज प्लेट ऑफ 350 mm into 16 mm and a base plate of 1000 mm into 6 mm requires no stiffeners, vertical stiffeners, intermediate vertical stiffeners, vertical and horizontal stiffeners। फ्रेंड्स, जो T/T का यहाँ से रेशियो प्राप्त होगा वो वेब की जो डेप्थ होगी वो 1000, उसकी थिकनेस 6 है तो 1000/6, यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 166.6 प्राप्त होगी। इसका मान 85 से अधिक और 200 से कम है, उस केस में हम वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शेप फैक्टर फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज इक्वल टू 1, 1.5, 1.7, 2.34। फ्रेंड्स, जो शेप फैक्टर होता है जिसको हम यस से डिनोट करते हैं, इसको का जो मान होता है वो प्लास्टिक मूवमेंट MP अपान यील्ड मूवमेंट MY के रेशियो के बराबर होता है। इसको हम ZP अपान Z से भी डिनोट करते हैं। रेक्टेंगुलर के केस में जो शेप फैक्टर होता है वो 1.5, जबकि सर्कुलर केस में, सॉलिड सर्कुलर के केस में 1.7, और जब हम ट्रायंगल को इस तरीके से रखते हैं तो उस केस में जो शेप फैक्टर होता है वो 2.34। और यदि स्क्वायर सेक्शन को हम उसके डायगोनल के पैरेलल इस तरीके से बीम को डिज़ाइन करें तो उस केस में जो उसका शेप फैक्टर होता है वो 2 होता है। H सेक्शन के लिए जो होता है वो 1.5 शेप फैक्टर होता है। T सेक्शन का जो शेप फैक्टर होता है वो 1.9 के नियर अबाउट होता है, जबकि I सेक्शन का जो शेप फैक्टर होता है वो 1.1 से 1.2 के बीच में वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पैन L एंड लोडेड विद द सेंट्रल लोड W, द लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन ऑफ द प्लास्टिक हिंज इज L/2, L/3, L/4, L/5। फ्रेंड्स, जो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज होता है जिसको हम LP से डिनोट करते हैं, LP इक्वल टू L इंटू 1 - 1 अपान शेप फैक्टर होता है। ये कंसनट्रेटेड लोड के केस में होता है। यदि यूडियल लोड लगा हो तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज LP इक्वल टू L√1 - 1 अपान शेप फैक्टर होता है। और यदि कैंटिलीवर पर उसके एंड पर मोमेंट लगा हो तो उस केस में जो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज LP होता है वो L के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर के केस में लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज कैलकुलेट करने के लिए LP इक्वल टू L इंटू 1 - 1 अपान
जो रेक्टेंगल का शेप फैक्टर होता है 1.5 होता है। ये हो जाएगा यल इंटू 0.5 अपान 1.5। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो L/3 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ Q इज लोड फैक्टर, S इज शेप फैक्टर एंड F इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन इलास्टिक डिजाइन द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, जो लोड फैक्टर यहाँ पे Q से डिनोट किया गया है, इसको Q इक्वल टू प्लास्टिक मूवमेंट अपान वर्किंग मूवमेंट होता है। यदि हम प्लास्टिक मूवमेंट MP को Fy इंटू ZP लिखें तो यहाँ से F इंटू Z हो जाएगा। ZP अपान Z शेप फैक्टर होता है और Fy अपान F फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो यहाँ से Q इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी F इंटू S हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, जो लोड फैक्टर होता है जिसको Q से डिनोट किया गया है, इसका मान हमेशा शेप फैक्टर से अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ ए रूफ ट्रस डिपेंड्स अपॉन द कास्ट ऑफ पर्लिन एंड कास्ट ऑफ रूफ कवरिंग एंड डेड लोड्स एंड लाइव लोड्स एंड कास्ट ऑफ पर्लिन्स। फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिकल स्पेसिंग होती है पर्लिन ट्रस की, वो L/3 से L/5 के बीच में होती है। और इस जो कास्ट होता है ट्रस का पर यूनिट एरिया T इक्वल टू 2P प्लस R होता है, जहाँ पे P कास्ट ऑफ पर्लिन पर यूनिट एरिया और R कास्ट ऑफ रूफ कवरिंग पर यूनिट एरिया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टॉस शीट्स शुड नॉट बी लेस देन 26 डिग्री, लेस देन 30 डिग्री, लेस देन 40 डिग्री, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो पिच होता है जिसको स्लोप भी कहते हैं, पिच इक्वल टू राइज अपान स्पान होता है। एस्बेस्टॉस सीट के केस में जो पिच होती है जिस स्लोप, उसका मान कभी भी 30 डिग्री से कम नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, जो GI सीट होता है उसका जो स्लोप होता है वो 30 डिग्री से कम होता है। और यदि 30 डिग्री से स्लोप का मान कम है तो उस केस में हम पर्लिन के लिए एंगल सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट बेंट इन ए रूफ ट्रस इज कॉल्ड पर्लिन्स बे नी ब्रेस। फ्रेंड्स, यदि हम ट्रस को इस तरीके से शो करें, इसको हम रिज कहते हैं। यहाँ से जो दोनों साइड में सेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, इनको हम प्रिंसिपल रैफ्टर या कॉमन रैफ्टर, ये सपोर्ट करने के लिए इसमें कॉलम, इसको हम बेंट भी कहते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बे कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, जो रिज के पैरेलल डायरेक्शन में सेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं इनको पर्लिन कहते हैं, और जो उसके रेडियल डायरेक्शन में इस तरीके से की जाती है उसको ब्रेसिंग कहते हैं। और यहाँ से जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है रेन के ड्रेन के लिए, उसको हम ईव्स कहते हैं। और पर्लिन के ही पैरेलल कॉलम पे जो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सेक्शन होता है इसको हम ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द शेप फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड रोल्ड बीम सेक्शन वेरीज फ्रॉम 1.1 to 1.2, 1.2 to 1.3, 1.3 to 1.4, 1.4 to 1.5। फ्रेंड्स, जो शेप फैक्टर यस होता है वो MP/MY के रेशियो के बराबर होता है, जिसको हम
जेड पी अपान जेड से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड रोल्ड जो बीम होता है वो आई सेक्शन होता है। आई सेक्शन के केस में जो शेप फैक्टर का मान होता है वो 1.1 से 1.2 होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फ्लैंज स्प्लाइस इन प्लेट गर्डर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स ओनली, शियर एंड एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट एंड एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। फ्रेंड्स, जो प्लेट गर्डर में यदि इस तरीके से प्लेट गर्डर हो, यहाँ से इसको जॉइंट करना हो, तो यहाँ पे जो प्लेट होती है उसको वेब स्प्लाइस, और उसके दोनों साइड में फ्लैंज स्प्लाइस लगी होती है। फ्लैंज स्प्लाइस मेनली एक्सियल फोर्स से सब्जेक्टेड होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि जो उसकी वेब प्लेट होती है वो शियर और उस पर कार्य कर रहे मूवमेंट दोनों को रजिस्ट करती है। फ्रेंड्स, यदि बात करें कॉलम स्प्लाइस की, यदि कॉलम को जोड़ते समय जब निचले कॉलम का क्रॉस सेक्शन ऊपर वाले कॉलम के क्रॉस सेक्शन से अधिक होता है तो उस केस में उसको जोड़ने के लिए बियरिंग प्लेट और फिलर दोनों का उपयोग किया जाता है। और जब क्रॉस सेक्शन सेम होता है तो उस केस में बियरिंग प्लेट और फिलर का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो लोड ट्रांसफ़र होता है कॉलम में, यदि कॉलम का जो एंड है उसको मशीन नहीं किया गया है, मशीन से हैंड कटिंग है, तो उस केस में जो टोटल लोड होता है वो फ्लैंज स्प्लाइस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और यदि इसको मशीन किया गया है उसके एंड को, तो 50% कॉलम स्प्लाइस से और 50% फ्लैंज स्प्लाइस से, और 50% जो होता है वो कॉलम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। फ्रेंड्स, अब हम स्टील के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व लाइनर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्टील का कोड IS 800/2007 है, ये LSM पर बेस्ड है। जबकि जो कोड IS 800 1984 था वो WSM पर बेस्ड था। और IS 808 जिसमें स्टील के रोल्ड सेक्शन का स्पेसिफिकेशन है। फ्रेंड्स, IS 875 में लोड कम्बिनेशन के बारे में, जबकि जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो एक्सियल कंप्रेशन और टेंशन में 0.6 FY, बेंडिंग में 0.66 FY, बियरिंग में 0.7 FY, एवरेज शियर की बात करें तो वहाँ पे परमिसिबल 0.4 FY, और जो मैक्सिमम टाउ होता है वो 0.45 FY होता है। फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा इक्वल टू स्पान L/325 होता है। ये WSM के केस में होता है। LSM के केस में डेल्टा इक्वल टू स्पान L/300 होता है, यदि जो उसका सपोर्ट है वो ससेप्टल टू क्रैक हो, और यदि सपोर्ट नॉट ससेप्टल टू क्रैक हो तो वहाँ पे डेल्टा L/360 होता है। फ्रेंड्स, रिबेटिंग के केस में यदि रिबेट का जो नॉमिनल डाया फाई है वो 25 mm से कम या 25 के बराबर है तो उस केस में जो ग्रास डाया D होगा वो फाई प्लस 1.5 mm होता है। और यदि फाई का मान 25 से अधिक है तो उस केस में D इक्वल टू फाई प्लस 2 mm होता है। और जो कंप्रेशन में पिच होती है वो 12T या 200 mm जो भी मिनिमम होगा उसके बराबर, जबकि टेंशन में 16T या 200 mm जो भी अधिक होगा उसके बराबर होती है। और जो फेल्योर अकर होता है, शियर में जो स्ट्रेंथ होती है π/4 D² इंटू FS होती है। शियर में रिबेट 2 पार्ट में कट होता है, जबकि बियरिंग में जो वो सर्कुलर शेप से इलिप्टिकल शेप को प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, जो एज डिस्टेंस होती है मशीन कट के केस में 1.55 और हैंड कट के केस में 1.75 होती है। और यदि रिबेट स्टैगर्ड हो और उनका गेज डिस्टेंस जो हो वो 75 mm से अधिक ना हो तो उस केस में कंप्रेशन और टेंशन में जो
पिच होती है वो 50% इंक्रीज हो जाती है। उस केस में कंप्रेशन में जो पिच होगी वो 18T या 300 mm जो भी अधिक मिनिमम वैल्यू होगी। और कम टेंशन के केस में जो वैल्यू हो जाएगी वो 24T या 300 mm जो भी वैल्यू मिनिमम प्राप्त होगी उसके बराबर होगी। फ्रेंड्स, यदि बात करें टैक रिबेट की, टैक रिबेटिंग में जो जनरली पिच होती है वो 32 या 300 mm होती है। नॉट एक्सपोज टू वेदर, अगर ये वेदर में एक्सपोज हो गया तो उस केस में 50% रिड्यूज हो जाती है, 16T या 200 mm हो जाएगा उस केस में। और कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम जो पिच होनी चाहिए वो 600 mm, जबकि टेंशन के केस में 1000 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि जो रिबेटिंग होती है उसको हम रिबेट के थ्रू ना कनेक्ट करके बोल्ट से कनेक्ट करें तो उस केस में जो बोल्ट का होल होता है, यदि बोल्ट का डाया 12 से 14 mm के बीच में है तो रिबेट का जो होल होता है +1 mm उसमें हम ऐड करते हैं। यदि 16 से 24 के बीच में है तो 2 mm, और 24 से अधिक है तो उस केस में हम 3 mm ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, जो बोल्ट होता है उसमें जो थ्रेड्स कटी रहती हैं, थ्रेड्स का जो एरिया होता है उसके ग्रास एरिया के 78% के बराबर होता है। बेल्ट कनेक्शन में जो यल इफेक्टिव होना चाहिए वो किसी भी केस में 4S, जहाँ पे यस साइज ऑफ बेल्ट है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जो बेल्ट की मिनिमम थिक साइज होती है वो थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, जबकि मैक्सिमम जो साइज होती है वो थिनर प्लेट के अकॉर्डिंग। अगर यदि प्लेट की जो थिकनेस है 0 से 10 है तो उस केस में बेल्ट की जो साइज़ होती है 3 mm होती है। ये बेल्ट की मिनिमम साइज़ भी होती है। 11 से 20 mm के केस में 5 mm साइज बेल्ट, 21 से 32 में 6 mm, और ग्रेटर देन 32 के केस में 8 mm साइज बेल्ट होता है। और जो मैक्सिमम साइज होता है, यदि स्क्वायर एज है तो स्क्वायर एज की जो थिकनेस होगी -1.5 के बराबर उसकी साइज ऑफ बेल्ट यस होती है। और राउंडेड के केस में यस इक्वल टू होता है जो 3/4 इंटू थिकनेस। और फ्रेंड्स, जब हम स्लॉट बेल्ट करते हैं इस तरीके से, जब इफेक्टिव लेंथ कम होती है तो हम इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाने के लिए स्लॉट वेल्डिंग करते हैं। जो स्लॉट वेल्डिंग की जो ये विड्थ होती है वो 25 या 3T, जहाँ T थ्रोट थिकनेस है, इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, लेसिंग के केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 5% इंक्रीज होती है, जबकि बैटन के केस में 10% इंक्रीज होती है। फ्रेंड्स, जो लेसिंग होते हैं वो इसेंट्रिक लोड के लिए डिज़ाइन होते हैं, जबकि बैटन एक्सियल लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जो लेसिंग की केस में सिलेंडरनेस रेशियो का मान होता है वो किसी भी केस में 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। और लेसिंग टोटल कॉलम पे जो लोड आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट, उनका 2.5% के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो लेसिंग की थिकनेस होती है वो सिंगल लेसिंग के केस में T/40 और डबल लेसिंग के केस में थिकनेस T = EL/40 और EL/60 के बराबर होती है। जो इसकी विड्थ होती है वो 3/5 जनरली होती है। 16 mm के केस में 50 mm, 18 mm के केस में 55 mm, और 20 के केस में 60 और 22 के केस में 65 ली जाती है। मिनिमम नंबर ऑफ जो बैटन होते हैं वो 4 होते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सिलेंडरनेस रेशियो, जहाँ से एसएससी में हर बार एग्ज़ाम पूछे में क्वेश्चन आते हैं, तो जो कंप्रेशन मेंबर होता है, यदि वो डेड लोड या लाइव लोड की वजह से उस पर कंप्रेशन जनरेट हो रहा तो उस केस में उसका जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो 180 होता है। और यदि कंप्रेशन लोड डेड लोड या अर्थ लाइव लोड की वजह से अकर ना होकर किसी दूसरे अदर लोड की वजह से जनरेट हो रहे हैं तो उस केस में जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो 250 होता है। और प्योर टेंशन मेंबर जो होता है उस केस में जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है 400। और यदि टेंशन मेंबर पर रिवर्सल स्ट्रेस जनरेट हो रहे हों और उनका कारण एर्थक्वेक या
बिंड हो तो उस केस में जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 350, और टेंशन मेंबर पर रिवर्सल स्ट्रेस जनरेट हो रहे हों और उनका जो रीजन हो अर्थक्वेक या बेंड ना हो के कोई अदर फोर्स हो तो उस केस में जो हो उसका स्लेंडरनेस रेशियो का मान होता है वो 180 होता है। फ्रेंड्स, जो गैंट्री गर्डर होता है वो ग्रेविटी लोड, लेटरल लोड और लॉन्गिट्यूडनल लोड तीनों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें बिंड लोड को कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि आई सेक्शन जो होता है उसके लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो आउटस्टैंड फ्लेंज की लेंथ होती है B/TF का रेशियो किसी भी केस में 16 से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि D/TW का जो रेशियो होना चाहिए वो 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, जितने भी महत्वपूर्ण डाटा थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।